हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जिसमें हम विशेष करके बात करने वाले हैं आर्टिकल 352 के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, हम दो पहलुओं को लेकर के चलेंगे। एक वो जो मूल संविधान में क्या प्रावधान थे, और दूसरा वो जो वर्तमान संविधान में क्या प्रावधान है। विशेषकर किस संविधान संशोधन के द्वारा वो प्रावधान वर्तमान में किया गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नया पॉइंट जोड़ा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में, तो राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ये राष्ट्रपति आपातकाल किस भाग में दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की एक और शक्ति जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां, यानी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां। यानी राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों में जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपातकाल के बारे में। यदि हम आपातकाल की बात करें कि ये जो आपातकाल उपबंध है ये कहाँ दे रखा है, तो विशेष करके हमें बात करनी है आपातकाल के बारे में कि इसका उल्लेख किस भाग में दे रखा है। इसका उल्लेख किस भाग में दे रखा है। दूसरा पॉइंट, किस अनुच्छेद में आपात उपबंधों के बारे में जानकारी दे रखी है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है, यानी ये भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। यानी हम आपात उपबंधों के बारे में बात करें तो हम स्रोत की बात करें यहाँ पे। यानी ये जो आपातकाल है विशेषकर संविधान के किस भाग में है, किस किस अनुच्छेद में है, और तीसरी बात ये है कि ये हमने कहाँ से लिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपातकाल की बात करें तो आपातकाल ये संविधान के भाग 18 में दे रखे हैं। किस भाग में दे रखे हैं? 18 में। और वहीं हम अनुच्छेदों की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, यानी अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किस भाग में दे रखा है? भाग 18 में। और वहीं यदि हम आपात की बात करें तो ये आपात उपबंध हमने कहाँ के संविधान से लिए हैं, तो आंसर है जर्मनी। यानी पहले तो हमें वो बेसिक जानकारी हासिल करनी है वो बेसिक जानकारी जो अक्सर करके पेपर में आती है। राष्ट्रीय आपातकाल हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक आपात उपबंधों के बारे में जानकारी दे रखी है? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। और ये भाग किस में दे रखे हैं? 18 में। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करें कि जो आपातकाल जो होता है इसमें हम विशेष करके बात करने वाले हैं अनुच्छेद 352 के बारे में। यानी हम किस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं? आर्टिकल 352 के बारे में। ये जो अनुच्छेद 352 है इसमें दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी अनुच्छेद 352 में क्या दे रखा है? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसके आधार क्या होते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसके आधार क्या होते हैं। तो आधार की यदि हम बात करें तो आधार विशेष करके 3 होते हैं राष्ट्रपति आपातकाल लगने के।
आपातकाल लगने के 3 आधार हैं और तीनों आधारों के बारे में है हम विशेष करके बात करने वाले हैं, मूल संविधान की और वर्तमान संविधान की। यानी मूल संविधान में आपातकाल लगने के कौन कौन से आधार थे और वर्तमान संविधान में आपातकाल लगने के कौन कौन से आधार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम मूल संविधान की और वर्तमान संविधान की बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार कौन कौन से आधार हैं आपातकाल लगने के, यानी कब लग सकता है आपातकाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है 352, इसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है ये पूरे देश में लगता है। मूल संविधान में पहले ये था कि जब भी राष्ट्रपति आपातकाल लगता था तो पूरे देश में लगता था, और जब भी ये हटता था तो पूरे देश से हटाया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति आपातकाल पूरे देश में तो लगता था और पूरे देश से एक साथ हटाया जाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया, और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति आपातकाल पूरे देश में लगना चाहिए या पूरे देश से एक साथ हटना चाहिए। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कहा गया कि अगर पूरे देश में परिस्थितियां बन रही है आपातकाल लगने की तो पूरे देश में आपातकाल लगना चाहिए। अगर लग रहा है कि देश के किसी एक भाग में, किसी राज्य के एक क्षेत्र में आपातकालीन जैसी स्थिति है तो वहां राष्ट्रपति आपातकाल लगना चाहिए, आर्टिकल 352 के अनुसार। तो 42वें संविधान के अनुसार 1976 में यह कह दिया कि पूरे भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति आपातकाल भारत के किसी एक कोने में भी लग सकता है। अगर हटेगा तो जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ दिखाई देंगी आपातकाल लगने की, वहाँ वहाँ आपातकाल लगेगा। जहाँ शांति है वहाँ से आपातकाल हट जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया क्लियर। राष्ट्रपति आपातकाल कोई जरूरी नहीं है पूरे देश में लगेगा, वो किसी एक भाग में भी लग सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्लियर कर दिया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राष्ट्रपति आपातकाल भारत के किसी एक भूभाग पर भी लग सकता है, एक क्षेत्र में भी लग सकता है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें, आर्टिकल 352 में जो आपातकाल लगने के जो आधार हैं, यदि हम आधार की बात करें तो आधार हम 2 प्रकार से देखने हैं। एक तो वो देखने हैं जो मूल संविधान में थे, एक हमें वो देखने हैं जो मूल संविधान में थे, और एक हमें वो आधार देखने हैं जो वर्तमान संविधान में हैं, वर्तमान संविधान में। एक तो हमें वो आधार देखना है जो मूल संविधान में था, और एक वो आधार देखना है जो वर्तमान संविधान में। यदि हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो आधार थे वो 3 थे। नंबर पहला जो आधार है वो है बाह्य आक्रमण, यानी पहला जो आधार है वो ये है कि भारत पर कोई आक्रमण कर दे, भारत पर कोई देश आक्रमण कर देगा, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगेगा। और ये जो दूसरा आधार है वो ये है कि भारत युद्ध में शामिल हो जाए, युद्ध में शामिल हो जाए, दूसरा आधार ये है। और तीसरा आधार ये है नागरिक यानी आंतरिक अशांति, यानी तीसरा आधार कौन सा है?
आंतरिक अशांति, ये तीनों के तीनों प्रावधान मूल संविधान में थे। यानी बाह्य आक्रमण का मतलब है कि भारत पर कोई हमला कर दे, भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, ऐसी स्थिति में ना यानी आपातकाल लगेगा आर्टिकल 352 के अनुसार। और यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है भारत युद्ध में शामिल हो जाए। यहाँ डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि भारत किसी से युद्ध कर दे, भारत युद्ध यानी भारत युद्ध छेड़ दे, वहाँ ये साफ नहीं लिखा है। वैसे बात यही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है शब्द भारत युद्ध में शामिल हो जाए। तो भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, एक आधार ये रहे। और तीसरा जो आधार है आंतरिक अशांति, यानी आंतरिक अशांति अगर देश में होती है तो एक आपातकाल ये लगेगा। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान में ये प्रावधान क्या है ये देखने हैं। वर्तमान संविधान में एक तो वही प्रावधान, एक वही आधार है जो बाह्य आक्रमण है, और यहाँ दूसरा वही है भारत युद्ध में शामिल हो जाए। और यहाँ तीसरा पॉइंट ये है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, यानी यह तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। अब यहाँ इन दोनों वर्तमान और मूल संविधान में आपको दो चीजें सेम दिखाई दे रही होंगी, दो चीजें सेम दिखाई दे रही होंगी, और वो जो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होंगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सशस्त्र विद्रोह अब आंतरिक अशांति न होकर के सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। और ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं पहले, यानी ज़्यादातर जो इसमें संशोधन हुए हैं आपातकाल के संबंध में, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं। इसमें बेस के एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, वो इसमें ये जरूर हुआ है कि कोई जरूरी नहीं है पूरे देश में आपातकाल लगेगा। देश के किसी एक क्षेत्र में, देश के किसी एक कोने में, देश के किसी एक भाग में भी आपातकाल लग सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तय कर दिया। अब पूरे देश में नहीं, किसी एक क्षेत्र में भी आपातकाल लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो संशोधन हुए हैं वो आपातकाल से संबंधित, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा बता दें, ये जो आंतरिक अशांति के आधार को सशस्त्र विद्रोह क्यों बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब 25 जून 1975 में देश में नागरिक आपातकाल लगा था, तो जब नागरिक आपातकाल लगा था तो उस समय केवल इंदिरा गांधी ने फ़ोन करके फखरुद्दीन अली अहमद से कह दिया कि आप देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, तो देश में इमरजेंसी लगा दी। न तो उस समय मंत्रिपरिषद से सलाह ली, क्योंकि जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो मंत्रिपरिषद से एक बार परामर्श अवश्य लेता है। न तो मंत्रिपरिषद से परामर्श लिया, और न कोई कुछ ऐसी बात थी, न जाकर के कुछ कहा, केवल फ़ोन पे ही और देश में नागरिक आपातकाल लगा दिया। जब देश में नागरिक आपातकाल लगाया तो ऐसे तो कभी भी देश में नागरिक आपातकाल लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार गिरी 1977 में और मोरारजी देसाई की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, उन्हीं की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और 1978 में करके इसमें तमाम प्रावधान कर दिए। तो एक तो आंतरिक अशांति के स्थान पर हम क्या देख रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह, और सशस्त्र विद्रोह के बाद में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करता है कि राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने मूल संविधान और वर्तमान संविधान में ये देखा है कि ये कंडीशन होगी तो देश में आपातकाल लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तो ये हो गया। अब दूसरा संशोधन देखना है 44वां
और कहाँ पर हुआ है। तो और अगर हम देखें तो और ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशन हों तभी आपातकाल लगे। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कोई हम पर आक्रमण कर दे, हमारे भारत पर आक्रमण कर दे, चीन आक्रमण करे, पाकिस्तान आक्रमण करे तभी आपातकाल लगे। अगर इनकी संभावना भी होती है, यानी वहां क्या लिखा हुआ है, आसन्न संकट। क्या लिखा हुआ है, आसन्न संकट, यानी संकट की संभावना यदि उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हम पर हमला कर दे तभी आपातकाल लगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम युद्ध में शामिल हो जाएं तभी आपातकाल लगे, या हम किसी से युद्ध छेड़ दें तभी आपातकाल लगे। कोई जरूरी नहीं है कि देश में भारत की जनता, भारत के नागरिक सरकार के खिलाफ हथियार लेकर के खड़े हो जाए तभी आपातकाल लगे। अगर हमें संभावना भी होती है कि चीन हमला करने वाला है तो ऐसी स्थिति में भी हम पहले आपातकाल लगा सकते हैं। ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। और बाद में भी कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। यानी अगर संभावना होती है इन तीनों में से किसी की भी तो फिर तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है 352 के अनुसार, तो अब तक हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दो परिवर्तन देख लिए। एक तो संभावना होगी तो लगेगा, ये नया पॉइंट जोड़ा है, और यहाँ ये जोड़ा है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रुकाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यही बात करें कि राष्ट्रपति की जब ये आपातकाल की घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है, तो उसमें आगे क्या क्या करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 352 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है, यानी राष्ट्रपति आपातकाल की जब उद्घोषणा करेगा, उद्घोषणा जब राष्ट्रपति करता है तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा, घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति संसद से 1 माह के भीतर अनुमति लेगा। यानी यह क्या कहने का मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति आपातकाल लगता है पूरे देश में, आर्टिकल 352 के अनुसार आपातकाल लगने के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेता है राष्ट्रपति। अगर संसद अनुमति देती है तो राष्ट्रपति आपातकाल आगे बढ़ेगा, अगर नहीं देती है तो नहीं बढ़ेगा। तो उसकी स्थिति हम बाद में भापेंगे। पहले हम ये जानकारी कर लें कि जब राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति आपातकाल की, तो संसद से 1 माह के भीतर अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन ये तो है वर्तमान संविधान में। किसमें? वर्तमान संविधान में। ये वर्तमान संविधान में। लेकिन यही मूल संविधान में क्या था? तो मूल संविधान की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में ये था कि जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो संसद से 2 माह के भीतर अनुमति लेगा। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? पहले मूल संविधान में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जब भी आपातकाल की घोषणा करेगा 2 माह तक आपातकाल लगेगा, 2 माह के बाद में संसद से अनुमति लेगा। पहले मूल संविधान में ये था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वां संविधान संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके यहाँ ये जोड़ दिया कि 2 माह नहीं, केवल 1 माह राष्ट्रपति आपातकाल रहेगा और 1 माह के भीतर राष्ट्रपति संसद से अनुमति लेगा। राष्ट्रपति आपातकाल
आगे बढ़ाने की। यदि संसद अनुमति देती है तो ठीक, नहीं देती है तो राष्ट्रपति आपातकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। तो ये 1 माह आप फिलहाल में वर्तमान में ये वाला याद रखना कि राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो कितने समय के बाद राष्ट्रपति संसद से अनुमति लेता है। तो कितने समय के बाद? 1 माह। पहले कितना था? 2 माह। अब ये 1 माह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान। हमने 3 प्रावधान देख लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, और एक जो 3 कंडीशन बन रही थी देश में आपातकाल लगने की, कंडीशन हो तभी आपातकाल नहीं लगेगा, अगर संकट की संभावना होती है तो भी आपातकाल लग सकता है। और तीसरा प्रावधान क्या देख लिया है कि राष्ट्रपति जब भी उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति आपातकाल की, तो राष्ट्रपति 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ये मूल संविधान में ये था कि ये 2 माह के अगर जैसे ही संसद अनुमति दे देती है, संसद अनुमति दे देती है तो ये अनंत समय तक, कितने समय तक? अनंत समय तक राष्ट्रपति आपातकाल लगा रहता था। यह क्या लिखा हुआ है? अगर 2 माह के भीतर अनुमति देती है संसद तो अनंत समय तक आपातकाल लगा रहता था। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ जैसे ही 1 माह किया और 1 माह के भीतर जैसे ही संसद अनुमति देती है तो आपातकाल 6 माह तक, कितने समय तक? 6 माह तक लगा रहेगा। और 6 माह करके 6 माह करके ये आपातकाल अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी ये लिखा हुआ था कि जैसे 2 माह बाद संसद अनुमति देती है तो आपातकाल अनंत समय तक लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे प्रावधान 2 माह से यहाँ 1 माह किया और यहाँ जैसे ही संसद अनुमति देगी तो संसद के द्वारा अनुमति दी जाएगी तो आपातकाल 6 माह तक और बढ़ जाएगा। 6 माह तक और बढ़ जाएगा। और यदि कंडीशन ऐसी लगती है कि अभी देश में शांति जैसी स्थिति नहीं है, माहौल गरमाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर 6 माह आगे बढ़ जाएगा, फिर 6 माह तक आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 6 माह तक जो आगे बढ़ेगा वो कैसे बहुमत से बढ़ेगा, किस बहुमत से बढ़ेगा, ये पूछा जाता है। तो ये पूछा जाने वाला जो प्रावधान है, ये जो यहाँ एक बार में अनंत समय तक बात हो रही है, अनंत समय तक तो यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ हर 6 माह बाद संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। ये भी किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेता है, और जैसे ही संसद से अनुमति लेगा राष्ट्रपति 6 माह करके अनंत काल तक राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल जब लगाना है आगे, तो किस बहुमत से हमें संसद से अनुमति प्राप्त करनी होगी? तो यदि हम बात करें, जब आपातकाल और आगे बढ़ाना है, यानी 1 माह के भीतर जैसी अनुमति मिलती है, तो कितने बहुमत से सदन के यानी संसद के कितने बहुमत से राष्ट्रपति आपातकाल बढ़ाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम बात करें एक तो मूल संविधान की और एक वर्तमान संविधान की। यदि हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात करें और वर्तमान संविधान की बात करें, मूल संविधान और वर्तमान संविधान की बात करें, मूल संविधान में यह था कि 2 माह बाद संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, और यदि संसद ने अनुमति दे दी तो अनंत समय तक आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन ये अनुमति जो दी जाती थी, संसद के जो दोनों सदन थे,
संसद के दोनों सदनों के यहाँ साधारण बहुमत से, यानी किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। ये था मूल संविधान में। लेकिन जैसे वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान में क्या है? 1 माह के भीतर अनुमति लेनी होगी, और यदि 1 माह के भीतर अनुमति मिल गई तो वो अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हर 6 माह बाद, 6 माह बाद अनुमति लेना आवश्यक है संसद की। अगर अनुमति की बात आती है तो संसद के किस बहुमत से? तो यानी संसद के किस बहुमत से? तो संसद के यहाँ विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। यानी संसद के, यानी सदन, मैंने इसीलिए लिखा है कि संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों के विशेष बहुमत से यहाँ अनुमति मिलनी चाहिए, तब राष्ट्रपति आपात आगे बढ़ सकता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि अनुमति राष्ट्रपति को मिलती है तो राष्ट्रपति आपातकाल आगे 6 माह तक फिर बढ़ जाएगा। तो 6 माह करके हर 6 माह बाद अनुमति लेनी होगी। ऐसे करके अनंत काल तक हम राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। विशेष बहुमत क्या? दोबारा सुनो। यानी संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन द्वारा पहले पास करना होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि राष्ट्रपति को अनुमति दी जाती है तो देश में राष्ट्रपति आपातकाल और आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रावधान पहले संविधान में नहीं था, और ये पहले मूल संविधान में ये था, वर्तमान संविधान में ये है, और ये जो किया गया है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये प्रावधान किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये राष्ट्रपति आपातकाल जो लगता है वो लिखित सलाह के आधार पर लगता है या मौखिक के आधार पर। और यदि मौखिक के आधार पर लगता था तो उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में मौखिक से हटाकर लिखित बना दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। अब हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है तो किसकी सलाह पर लगता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ये मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। यानी पहले जो मौलिक, यानी जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता था तो ये मौखिक आधार पर लगता था, यानी मौखिक आधार पर, यानी मौखिक आधार पर लगता था, कह दिया और राष्ट्रपति आपातकाल लग गया, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल लगता था। लेकिन जैसे ही मौखिक आधार पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी 1975 में, तो उसके बाद में जब पहली बार ये कंडीशन देखी गई तो मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में ये कह दिया कि जब तक लिखित के आधार पर, यानी मंत्रिमंडल लिखित में न दे दे, जब तक देश में राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लग सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है जिसे इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, इस कैबिनेट शब्द का उल्लेख, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख पहली बार यदि कभी भी जिक्र में आया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है तो अनुच्छेद कौन सा है? 352।
ये किसी आर्टिकल में नहीं है, केवल 352 में इस मंत्रिमंडल की परिभाषा दी गई है। तो मंत्रिमंडल की परिभाषा क्या होती है? तो मंत्रिमंडल की परिभाषा में आपसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पूछेगा केंद्र के सभी मंत्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में रख देगा वो प्रधानमंत्री सहित केंद्र स्तर के सभी मंत्री। ऑप्शन सी में रख देगा कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, और ऑप्शन डी में रखेगा प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। तो यहाँ जो कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल की जो परिभाषा होगी वो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, यानी प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री ये लिखित में दे दें तभी देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हो गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन पहले किस आधार पर लगता था? मौखिक आधार पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा अब 1978 के बाद में, तो किसकी लिखित सलाह पर लगेगा? ये मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। और मंत्रिमंडल में आप जानते हो कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में बात करें कि राष्ट्रपति आपातकाल में और क्या क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ हमें देखना है कि राष्ट्रपति आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति आपातकाल। तो राष्ट्रपति आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। 3 बार जो राष्ट्रपति आपातकाल लगा, राष्ट्रपति आपातकाल 3 बार लग चुका है अब तक। अगर हम बात करें 3 बार की, तो ये जो 3 बार आपातकाल लगा है इसमें हम तीनों बार की बात करेंगे। यानी ये जो 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल लगा है, जिसमें पहली बार कब लगा? दूसरी बार और तीसरी बार। यानी कितनी बार लगा है भारत में राष्ट्रपति आपातकाल? 3 बार। पहली बार जो लगा ये 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार जब लगा है तो 3 दिसंबर 1971, और चौथी बार जब लगेगा, तीसरी बार, ये 25 जून 1975। यानी ये जो तीनों बार जो राष्ट्रपति आपातकाल लगा है, 26 अक्टूबर 1962 में, 3 दिसंबर 1971 में, 25 जून 1975 में। जब ये पहली बार आपातकाल लगा तो यहाँ क्यों लगा? तो इसका ये जो आधार है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया भारत पर आक्रमण? चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यहां हम बात करें तो यहां पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। अगर हम तीसरे आपातकाल की बात करें तो यहां पर नागरिक आपातकाल लगा। नागरिक आपातकाल, अगर हम नागरिक आपातकाल की बात करें तो यह किस आधार पर लगा? आंतरिक अशांति के आधार पर। यह जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, इसे नागरिक आपातकाल भी कहते हैं। नागरिक आपातकाल। तो ये जो 3 जो आपातकाल लगे हैं, जिसमें पहला जो आपातकाल लगा है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया,
दूसरा जो आपातकाल लगा जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और तीसरा जो आपातकाल लगा है जिसमें आंतरिक अशांति का आधार है, यानी नागरिक आपातकाल लगा। यही हम बात करें कि ये जो आपातकाल लगे हैं इस समय भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन थे। यही हम बात करें कि जब ये दूसरी बार आपातकाल लगा तो यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे, और जब यहां राष्ट्रपति आपातकाल लगा तो यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे। तो यदि हम पहले बार की बात करें, जब पहली बार आपातकाल लग रहा है तो राष्ट्रपति है यहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यहां प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही हम राष्ट्रपति की बात करें तो यहां राष्ट्रपति हैं वी गिरि, और यहां प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। यही हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और यही हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। यानी तीनों प्रधानमंत्री, यानी तीनों आपातकाल के समय के राष्ट्रपति अवश्य पेपर में पूछेगा, या कभी पूछ सकता है तीनों आपातकाल एक तरफ दे देगा और सामने दे देगा उनकी कंडीशन किस किस आधार पर लगे, उनका मिलान करवाने के लिए पूछ सकता है। तो पहला जो आपातकाल लगाया वो चीन ने भारत पर आक्रमण किया, दूसरा आपातकाल लगाया पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत पर, और तीसरा नागरिक आपातकाल। यही यदि कभी भी पूछ लेगा वो आपातकाल पूछ लेगा और सन रख देगा सामने, मिलान करवाने के लिए पूछ सकता है। और यदि ये पूछ सकता है कि आपातकाल एक तरफ रख देगा, सामने राष्ट्रपति रख देगा, तो मिलान करवाने के लिए पूछ सकता है। या ऐसा कंडीशन क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरफ आपातकाल होंगे, सामने प्रधानमंत्री रख देगा, तब वो मिलान करवाने के लिए पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 3 बार आपातकाल लगा है, ये 3 बार आपातकाल लगा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1965 में भी तो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भारत में पहली बार चीन ने आक्रमण किया भारत पर, तो ये जो 1962 वाला जो आपातकाल है, ये 6 माह करके, 6 माह शुरू में नहीं लेकिन अंत काल तक जब लग गया था, तो ये 1962 से लेकर ये 1968 तक आपातकाल रहा था। तो आपसे कभी भी पूछे कि पहली बार जब आपातकाल लगा था तो ये कब समाप्त हुआ था, तो लगा 62 में था, 68 में समाप्त हुआ था 10 जनवरी को। जैसे ये आपातकाल समाप्त हो गया था तो ये कंडीशन ये बनती है कि जब 68 में समाप्त हो रहा है, 62 में लगा, तो 1965 में जो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो उस समय भारत में आपातकाल ही चल रहा था। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि जब ये आपातकाल लगा हुआ था यहाँ पर दूसरा, तो फिर ये आपातकाल लगाने की जरूरत क्या थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपातकाल लगाने की आवश्यकता ये, क्योंकि ये जब आपातकाल लगा है तो ये खत्म हुआ है 77 में जाके, लेकिन ये बीच में आ गया, तो फिर ये क्यों लगा दिया। तो ये आधार दूसरा है यहाँ पर,
क्योंकि यह आधार, यहाँ कंडीशन आधार की सेम बन रही है कि चीन ने आक्रमण किया, पाकिस्तान ने आक्रमण किया, इसीलिए आक्रमण, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ जो दूसरी कंडीशन बन गई आंतरिक अशांति, इसलिए दूसरा आपातकाल लगा। तो 1971 में जो आपातकाल लगा ये कब समाप्त हुआ? 77 में, और 77 में ये दोनों ही समाप्त कर दिए गए, नागरिक आपातकाल और ये पाकिस्तान ने जो 1971 में भारत पर आक्रमण किया। तो कभी भी पूछे कि नागरिक आपातकाल कब समाप्त किया गया, तो आंसर क्या आएगा? 1977 में। और जो पहली बार लगा था वो समाप्त कब किया गया? 1962 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एक दो और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें विशेष करके बात करने वाले हैं कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते। समाप्त मत, अगर कहीं पर समाप्त लिखा है तो वो गलत है, समाप्त नहीं है, निलंबित है, सस्पेंड होते केवल कुछ समय के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 358 के बारे में 358 में पहले ये लिखा हुआ था कि जैसे ही देश में आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? 19 निलंबित हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ था? 358 में। लेकिन संविधान में संशोधन किया कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसमें संशोधन करके ये कह दिया कि अगर देश में आपातकाल लगा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यार देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, यानी 19 निलंबित नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। ये लिखा हुआ है आज आर्टिकल 358 में। कभी भी पूछे कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा हुआ है तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? 19। अगर हम बात करें 20 की और 21 की, तो संविधान का एक अनुच्छेद है जिसमें अनुच्छेद 359 है। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी के मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर देगा। यानी अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ, आपने ज़्यादातर पेपर में पढ़ा है या पेपर आपने दिया है तो सीधा लिखा है कि किस किस अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकारों के समय कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये देखा होगा। लेकिन आपसे पूछे कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगा है तो कौन कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते, फिर हमारे पास अनुच्छेद हो जाते हैं 3, 20 यानी 19, 20 और 21, क्योंकि 19 तो एक वो हो गया, 2 तो यही है, ये तो सस्पेंड कभी नहीं होते। लेकिन उसका आधार ये कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए तो 19 भी निलंबित नहीं होता। तो 3 आर्टिकल हैं अपने। अब ये क्वेश्चन देखा होगा तुमने कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय पर निलंबित नहीं होते, तो वो 20 और 21 हैं। लेकिन पूछ ले अब आगे भविष्य में कभी भी कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करेगा, निलंबित करेगा, तो आंसर कौन सा होगा? 359 आर्टिकल। इसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ एक साथ मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। राष्ट्रपति एक आदेश से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा और दूसरे आदेश से मौलिक अधिकारों को निलंबित करता जाएगा। तो ये आर्टिकल 358 में और 359 में लिखा हुआ है।
यदि बात ये आती है कि देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है, तो राज्यों का जो बजट है या राज्यों का बजट नहीं, राज्यों की यदि हम बात करें कि कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, क्या है, देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है और राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाना है तो संविधान का अनुच्छेद 250 ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी कहने का मतलब क्या है कि देश में आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है, यानी मुद्दा राज्य सूची से जुड़ा हुआ है, राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना है और देश में आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है, तो उस राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? अनुच्छेद 250 के अनुसार राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें हमने वर्तमान संविधान और मूल संविधान की बात कही। अब यदि हम 2 मिनट और लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें यह बताना है कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त करना है तो कैसे होगा। उसके 3 आधार हैं राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त करने के। पहला आधार, राष्ट्रपति खुद अपनी उद्घोषणा वापस ले ले। दूसरा आधार ये है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो 1 माह के भीतर यदि संसद से अनुमति नहीं लेता है तो राष्ट्रपति आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाता है। 2 आधार ये है। बेसिकली हम पेपर में क्वेश्चन जब बनता है तो ये तरीका भी हो सकता है कि संसद की बिना अनुमति लिए आपातकाल कितने समय तक लगा रह सकता है, तो आंसर 1 माह तक है। वैसे ये है। तो 2 आधार तो ये हो गए, एक बार राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले ले या 1 माह के भीतर संसद से अनुमति न ली तो राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति यदि आपातकाल समाप्त करना है तो संसद के दोनों सदनों के हाउस यदि साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को प्रस्ताव पास करके दे दें तो राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त हो जाएगा। यहाँ साधारण बहुमत है। यदि आपातकाल बढ़ाना है तो विशेष बहुमत, हटाना है तो साधारण बहुमत। यदि बात ये है कि मान लो राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है देश में और लोकसभा हो गई है भंग, लोकसभा भंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति आपातकाल और आगे बढ़ा सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे संविधान सभा के जितने भी लीडर थे, जितने भी सदस्य थे, संविधान निर्माता बहुत विशेषज्ञ थे, बहुत आगे सोचने वाले थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि हम दोनों सदनों को यदि एक जैसा बना देंगे तो आगे कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। इसीलिए एक सदन को परमानेंट हाउस और एक सदन को हम अस्थायी। तो इस तरीके से जो हमारे पास राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग है तो राष्ट्रपति राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके वो राष्ट्रपति आगे बढ़ा सकता है।
आपातकाल को। वही सदस्य संख्या राज्यसभा की कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके ये राष्ट्रपति को दे देती है, तो राष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति आपातकाल बढ़ा देता है। यदि मान लो कुछ समय बाद ही लोकसभा गठित हो गई, लोकसभा का हो गया गठन, लोकसभा जैसे ही गठित हुई, गठित होने के बाद में राष्ट्रपति 30 दिन के भीतर इस लोकसभा से भी अनुमति प्राप्त करेगा। कितने समय के भीतर? लोकसभा गठित होने के 30 दिन के भीतर इससे अनुमति प्राप्त करेगा। यदि ये अनुमति देती है तो राष्ट्रपति आपातकाल आगे रहेगा, यदि ये अनुमति नहीं देती है तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ प्रावधान है। यदि ये बात कही गई है कि मान लो लोकसभा है और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ये मानो, यानी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपातकाल समाप्त करना है तो कैसे होगा? तो फिर कंडीशन वहाँ ये बनती है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 यदि सदन चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर के सामने यानी लोकसभा अध्यक्ष के सामने, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो ये 1/10 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव ले जाकर के ये कह दे कि अब देश में शांति, अब आपातकाल आप समाप्त कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये 1/10 राष्ट्रपति को देंगे। इस प्रस्ताव के 14 दिन के भीतर यानी 14 दिन के अंदर, 14 दिन की अनुमति है यहाँ, 14 दिन के भीतर क्या होगा? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाएगा और दोनों सदनों की बैठक करवाएगा और बैठक करने के बाद में जैसे प्रस्ताव पास कराएगा साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त कैसे होगा, लगेगा कैसे, मूल संविधान में क्या प्रावधान थे, वर्तमान संविधान में क्या प्रावधान थे, आज हमने बात की है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। कल की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है। कल हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन की और वित्तीय आपातकाल की। आज की क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।